आध्यात्मिक एकता थी और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक था। इसीलिए सोमनाथ और गोरखपुर सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैचारिक रूप से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गोरखपुर नाथ परंपरा की भूमि है, सेवा की साधना है, संयम की शक्ति है और साथ ही सुशासन की पहचान है। और यही वो धरती है जहां आध्यात्म और प्रशासन टकराते नहीं हैं बल्कि एक दूसरे को दिशा देते हैं, एक साथ चलते हैं। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा, विकास और विश्वास के एक नए मॉडल की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज का ये कार्यक्रम एक आयोजन नहीं है बल्कि डबल इंजन सरकार के संकल्प, सुशासन और विकास यात्रा का ये सजीव प्रमाण भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से इस शो की शुरुआत करते हैं और इसमें हम तमाम मुद्दों पर बातचीत तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ और हमारे दो माननीयों को बुलाना चाहती हूँ, दो हमारे ऐसे गेस्ट, क्योंकि आज ये जो कार्यक्रम होने वाला है और जो शुरू होने जा रहा है ये इन्हीं लोगों की वजह से होने जा रहा है और अच्छा संपन्न भी हो। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी HPGK इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर अतुल सराफ जी को, प्लीज़ मंच पर आएँ। और साथ ही मैं गैलेंट लाइफ स्पेस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के शोभित मोहन दास जी को भी बुलाना चाहूँगी, डायरेक्टर हैं, आप भी प्लीज़ मंच पर आएँ। और मैं अपने सहयोगी JP जी को बुलाना चाहूँगी, प्लीज़ आएँ और इस पैनल की शुरुआत करें। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जिनका जिक्र करें, गोरखपुर में कोई पहचान के मोहताज नहीं है, हर कोई इनको जानते हैं। और अगर हम अंबानी की बात करें तो ऐसे ही गोरखपुर के अंबानी कहे जाए तो कई। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम अतुल सराफ जी की बात करते हैं तो सबसे ट्रस्ट है इन पर इनका, क्योंकि ज्वेलरी के मामले में सबसे बड़ी बात ये होती है विश्वसनीयता की, जो लगातार बरकरार है, एक लेगेसी है। और इसके अलावा अगर हम शोभित मोहन दास जी की बात करते हैं तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर हम डेवलपर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा उन पर विश्वास किया जाता है। ये गोरखपुर में सब उनको जानते हैं और अब आगे चर्चा करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। तो ओवर टू यू JP। शुक्रिया दीपाली, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा और हम खास शो गोरखपुर की उड़ान अब शुरू करने जा रहे हैं। गोरखपुर की उड़ान, गोरखपुर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है दीपाली ने बता ही दिया अपने शुरुआती बात में, लेकिन गोरखपुर की उड़ान के लिए एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है क्योंकि ये CM सिटी है, यानी ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है। लेकिन गोरखपुर की उड़ान, गोरखपुर में कितना विकास हुआ उनके आने से, आपको बता दें कि वो सांसद भी हैं रहे और अब मुख्यमंत्री हैं। बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर उनके गृह जिले में कितना काम हुआ है और हर सेक्टर का कहीं ना कहीं योगदान होता है एक जिले के विकास में। ऐसी दो बड़ी शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई हैं और जिनका परिचय हमारी सहयोगी ने करा दिया। अतुल जी हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया। हमारे साथ शोभित मोहन दास जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि गोरखपुर के विकास में इन दो बड़ी शख्सियतों का भी आपको बता दें बड़ा योगदान है। अतुल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करें। बहुत पुराना ब्रांड है आपका, बहुत बड़ा नाम है और पुराने दौर से आप कर रहे हैं। हम बात करें आज गोरखपुर की उड़ान, पहला सवाल आपसे कि गोरखपुर की उड़ान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, गोरखपुर बदल रहा है, ये सबको दिख रहा है। गोरखपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बिजनेस तो यहाँ पे शुरू से बहुत अच्छा था, लेकिन व्यापार को तरक्की करने के लिए जिस तरह की एक अच्छी फसल के लिए एक उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती है, इस समय जमीन व्यापार के लिए बहुत उपजाऊ है। क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो गोरखपुर उड़ रहा है क्योंकि यहाँ गोरखपुर में आसपास के भी लोग बहुत आके अब गोरखपुर बसना चाह रहे हैं। तो गोरखपुर इस समय बहुत तरक्की कर रहा है और यह जो तरक्की की यात्रा शुरू हुई है यह अब रुकने वाली नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि अब जो लोगों को ये स्वाद मिला है ये क्राइम फ्री शहर का, क्राइम फ्री स्टेट का, तो यह स्वाद अब लोगों के ज़बान से उतरेगा नहीं और कुछ भी परिस्थितियां हो जाए अब जनता ही नहीं एक्सेप्ट करेगी। इसलिए ये उड़ान चल रही है और उड़ान आगे जारी भी रहेगी। चलिए अतुल जी, आपने जिक्र भी कर दिया, मैं क्योंकि गोरखपुर की उड़ान के बारे में, लेकिन आपके ग्रुप की मैं बात करूं, HPGK, आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं और रियल एस्टेट का भी यूपी की इकोनॉमी में बड़ा योगदान है, क्योंकि रियल एस्टेट भी बूम कर रहा है और यूपी की इकोनॉमी भी काफ़ी बूम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी लेकर, लेकिन आपका ग्रुप HPGK वो कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है गोरखपुर के विकास में, यूपी की इकोनॉमी में? देखिए, हम लोग गोरखपुर से शुरुआत से जुड़े हुए हैं और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं।
ज्वेलरी का हम लोग का मेन काम रहा पहले सिंस 1940, और ज्वेलरी में भी हम लोगों की एक अच्छी खासी पहचान है। रियल एस्टेट में भी हम लोगों ने एंटर किया, तो हम लोगों की जो कोर वैल्यूज़ है ज्वेलरी की, एथिक्स, ट्रस्ट और इंटेग्रिटी, इन्हीं वैल्यूज़ को लेकर हम लोग आगे आए। गोरखपुर में एक वक्त था कि जब यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल प्लॉटिंग यही बहुत ज़्यादा होती थी, और कस्टमर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था, क्योंकि एक बार वो सस्ते के चक्कर में कुछ भी ले लेता था और बाद में ठगा हुआ महसूस करता था। तो हम लोगों ने जब किया इसको स्टार्ट, तो हम लोगों ने बिल्कुल तय कर लिया कि जो भी करेंगे लीगल करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से हो। और रेरा के आने के बाद तो चीज़ें और भी बहुत आसान हो गई। तो हम लोगों ने गोरखपुर के लोगों को जो सबसे पहले एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप जैसी चीज़ देने की कोशिश की, जो कि करीब 75 एकड़ में है। क्योंकि गोरखपुर में अभी तक और जितने भी लोग रह रहे थे, या तो एक सिंगल अपार्टमेंट है जिसमें और कोई फैसिलिटी नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसी टाउनशिप दी जाए जो अपने आप में कंप्लीट हो, जहां हॉस्पिटल भी हो, कॉमर्शियल भी हो, मंदिर भी हो, क्लब भी हो, यानी कि सब कुछ आदमी को एक साथ रहे और एक कम्युनिटी लिविंग जैसी फीलिंग आए। तो इसी को लेकर हम लोगों ने पाम पैराडाइज की शुरुआत की थी 2014 में। शोभित जी, जानना चाहूंगी मैं कि गोरखपुर जिस तरीके से लगातार विकास कर रहा है, ऐसे में आपका क्या विजन है? सर्वप्रथम मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, गोरखपुर में मेरा विश्वास इतना प्रगाढ़ है इसकी सभी प्रकार के आयामों में कि आप सोचिए कि मैं लखनऊ में एक सफल प्लेटफॉर्म पर रियल एस्टेट व्यवसाय के साइज़ को छोड़कर यहाँ बसने को तैयार हूँ। गोरखपुर में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, चाहे वो मेडिकल हों, शैक्षिक हों। महाराज जी के प्रादुर्भाव से ही, मुख्यमंत्री बनने के बहुत पहले से ही गोरखपुर काफ़ी हद तक क्राइम फ्री हो चुका था, उनके निजी प्रयासों से भी। तो गोरखपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज़ गति मिली है। इनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सारी सड़कें चौड़ी हो गई हैं, बिजली प्रॉपर मिल रही है। रियल एस्टेट प्रिडोमिनेंटली ड्राइव करता है माइग्रेशन से। आसपास जिस शहर में लोग जाके बसना चाहते हैं वहीं पर ऐसा होता है। जैसे आप देखेंगे, बनारस बहुत प्रिय है लोगों को बसने के लिए। बिल्कुल। तो आप जान के आश्चर्य करेंगे कि बनारस के ज़मीन के रेट्स, बनारस के होटल के कमरों के रेट्स आपको यूपी में सर्वाधिक मिलेंगे, लखनऊ से भी ज़्यादा। तो गोरखपुर में भी यही है। 100 किलोमीटर के दायरे को हम सर्व करते हैं, बिहार नेपाल को हम सर्व करते हैं, और महाराज जी के रहने के नाते बड़े बड़े कॉरपोरेट्स यहाँ पर अपने शोरूम डालना चाहते हैं। इतनी इंडस्ट्री बढ़ी है जितनी मैं आपसे बताऊं कि लखनऊ या कानपुर में नहीं बढ़ी है पिछले 10 सालों में। आप इन संख्या को देखेंगे तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ का भी बहुत वो बढ़ा है। तो सबको लेकर गोरखपुर में बहुत उड़ान है। जो आपने नाम रखा है एकदम सही। और हम एज अ ब्रांड गैलेंट नोन है, लिस्टेड है, बट हम शहर में विश्वास रखते हैं ये उड़ेगा तो वी आर द बेस्ट, वी विल ऑल्सो टेक पार्ट इन। शोभित जी, मेरा इस पे एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आपने जिक्र भी किया कि गोरखपुर में डेवलप हो रहा है, लेकिन आपका एक बड़ा ब्रांड है और पुराना ब्रांड है। अगर हम बात करें गैलेंट लैब स्पेस की, तो गैलेंट लैब स्पेस का क्या प्लान है गोरखपुर के लेकर, या पूरे यूपी की बात करें और भी कई जगह आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उनको लेकर क्या रूपरेखा है? मैं भी जोड़ना चाहूंगी कि आजकल कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों ही जुड़ रहे हैं, और तो इसमें जो बायर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो क्या हैं? मैं एक एक करके जवाब देता हूँ इसका। देखिए, जहाँ तक गैलेंट लाइफ स्पेस का सवाल है, उसके लिए रियल एस्टेट एक बहुत छोटा सा आर्म है, और मेनली जो हमारे CMD हैं CP अग्रवाल साहब, उनका इसमें जुड़ने का विज़न इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, किसी पर्सनल प्रोजेक्ट के प्रॉफिट से नहीं था। मैं उदाहरण के रूप में कहूँ कि गोरखपुर में मेडिसिटी और स्पोर्ट्स सिटी का कॉन्सेप्ट प्राधिकरण से उसको कंसेप्चुलाइज कराना, उसको मूर्त रूप देने में गैलेंट लाइफ स्पेस का बड़ा हाथ रहा। हम एक 175 एकड़ की टाउनशिप इनकी कर रहे हैं, उसमें विलास लेके आएंगे, उसमें 2000 मकानों का हम एज अ कैटलिस्ट इसमें अपना रोल देखते हैं कि गोरखपुर की विकास में हम क्या गति दे सकते हैं। जब इसका विकास होगा तो जाहिर सी बात है, रियल एस्टेट में अगर हम हैं तो उसका प्रॉफिट हमें आएगा ही, बट इसके विकास के बिना हमारा काम नहीं हो सकता, ये एक हमारा विश्वास है। मतलब अगर गोरखपुर उड़ेगा तो हम भी उस उड़ान में सहभागी होंगे, हम अकेले नहीं उड़ सकते। तो जो भी महाराज जी कर रहे हैं, जो भी कानून आसान हो रहे हैं, जो भी इस हमारे डोमेन में, रियल एस्टेट डोमेन में सफाई आ रही है, जैसे भैया ने कहा कि अब इलीगल प्लॉटिंग बंद हो रही है, इलीगल निर्माण बहुत मुश्किल हो रहे हैं, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। आप यकीन मानिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितनी बड़ी ये काम हुआ है इल्लीगल बंद होने का, इससे बेहतर तो बिजनेस के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। हमारी पूछ, हमारा रेट तभी होता है जब ये बंद होता है। लेकिन शोभित जी, आपने भैया कहा, भैया हैं या कंपटीशन होता है? क्योंकि दोनों रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। नहीं, पूरे आदरणीय भैया हैं।
इनसे बहुत कुछ सीखने योग्य है। इनके जज्बे को मैं बहुत सलाम करता हूँ। तमाम दुश्वारियों में मुस्कुराते रहते हैं, हम लोग तो परेशान हो भी जाते हैं। खैर अतुल जी, यही सवाल मेरा कि भैया की तरह ही रहते हैं, कंपटीशन होता है? क्योंकि देखिए आप रियल एस्टेट से दोनों जुड़े हो और दोनों ही दिग्गज हैं, तो क्या होता है कि भाई हम ज्यादा आगे बढ़े या वो ज्यादा आगे बढ़े, आपको बतलाएं। या कुछ तालमेल रहता है? हम आपको बतलाएं, हर इंसान को उसके भाग्य का अपने आप मिलता है, और हम लोगों में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि शोभित के पास रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस काफ़ी पहले का है। गोरखपुर में रियल एस्टेट को शुरुआत करने वाला शोभित रहा है। तो मुझे कभी भी कोई राय करनी होती है तो मैं शोभित से पूछ लेता हूँ बगैर किसी हिच के। शोभित को कभी कुछ डिस्कस करना होता है तो हमसे कर लेता है। तो हम लोगों में कोऑर्डिनेशन है, आपस में कोऑपरेशन है, और कंपटीशन का है तो अगर एक फील्ड में है तो ठीक है, काम कर रहा है वो। शोभित अपनी जगह काम कर रहा है, एचपीजी के काम अपनी जगह कर। अतुल जी, मेरा सवाल ये है कि हरि प्रसाद गोपी कृष्ण सराफ ग्रुप, ये जो लेगेसी है, इसका जो वैल्यूज़ है, वो आज की मॉडर्न जो ट्रेंड चल रहा है उसको कैसे मैच करती है? कैसे फिर आप इस कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि आजकल धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो ऐसे में कैसे आगे बढ़ रहा है ये ग्रुप? देखिए, हर फैमिली की, हर ब्रांड की, हर एक बिजनेस की एक अपनी कोर वैल्यूज़ होती हैं, और जब तक हम उन कोर वैल्यूज़ को अपने साथ लेके चलते हैं तो ग्रोथ अपने आप होती जाती है। तो हम लोगों की कोर वैल्यू शुरू से रही है, फादर ने हम लोगों को दी, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। तो हम लोग शुरुआत से उसी को लेकर आगे चले हैं, और रियल एस्टेट में भी हम लोगों ने बिल्कुल उसी को कैरी फॉरवर्ड किया है। मेरा मानना यह है कि आपकी वैल्यूज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी में ग्रो कीजिए, समय के हिसाब से क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, वो सारी चीज़ें अलग हो सकती है। कॉस्टिंग आपकी अलग हो सकती है, प्राइसिंग आपकी अलग हो सकती है, लेकिन वैल्यूज़ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सर, इस फील्ड में देखिए, ज्वेलरी की बात करें, सबसे ज़्यादा लोग ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है आजकल, और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो आपने ये लेगेसी मेंटेन करके रखी है, और एक कह सकते हैं लोकल मार्केट से लेकर ग्लोबल मार्केट तक भी, मतलब कैसे पॉसिबल हुआ है ये? हम बतलाएं, अगर आदमी, मैंने पहले भी कहा कि अगर आदमी अपने वैल्यूज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे अगर फोकस नहीं करे, तो ग्रोथ इज़ अनलिमिटेड। हम लोग सिंस 1940 हैं ज्वेलरी में, और मुझे बताते हुए खुशी होगी कि इस पूरे रीजन में हम लोग, जिस तरह कि आज की तारीख में रिटेल सेल्स हम लोग की यूपी में बेस्ट है, और वी आर द ओनली ब्रांड विच इज़ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। अदरवाइज बाकी और जितने ज्वेलरी ब्रांड हैं वो सब साउथ इंडिया से हैं। तो लेकिन हम लोगों ने कभी भी अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने से कई बार लगता है कि आपके आगे स्ट्रगलिंग स्टेज आती है, लेकिन ग्रोथ हमेशा होती है। ठीक है शोभित जी, एक चीज होती है, कोई भी आप बिजनेस करें तो उसमें भरोसा, कोई भी पेशा हो, एक भरोसा। तो जो कस्टमर से, जो बाहर से, उसका भरोसा जीतने के लिए आपकी कंपनी का क्या मूल मंत्र है, और कितनी चुनौतियां आती हैं बाहर से? हालांकि अब देखिए, अब यूपी रेरा है, बहुत सारे जो विवाद हैं आपने भी जिक्र कर दिया, अब अवैध प्लॉटिंग, अवैध चीज़ें खत्म हो चुकी हैं वो। नहीं, तब भी भरोसा तो देखिए हमेशा काम करता है, और भरोसा वर्षों में एक्वायर किया जाता है। हमने अपने काम में, चाहे रियल एस्टेट हो चाहे स्टील हो, भरोसा ग्राहक का पाया है डिलीवरी देके। आप टाइम पर डिलीवरी दे दो, यहाँ का ग्राहक बड़ा संतोषी है, उसको 19-20 भी सामान मिल जाए तो भी वो उतना परेशान नहीं करता। मैंने ये नोटिस किया है, चूँकि बहुत मार्केट्स को देखता हूँ, एनसीआर में जितनी गलती बिल्डरों की है उतनी ही सरकार की भी थी, उतनी ही ग्राहकों की भी थी। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस भी यहाँ का ग्राहक नहीं करता। जो वादा किया है वो टाइम पर मिल जाए उतने में खुश है। मैं आपसे बताऊँ, मैं जिक्र कर रहा था अभी, 70-80% ग्राहक बड़े थैंकफुल होते हैं यहाँ मकान लेके, क्योंकि उनके लिए ये एस्पिरेशन है, उनका ये बहुत बड़ा सपना होता है। इन्वेस्टमेंट क्लास को बाई चांस हम डील नहीं करते, हम मकान देते हैं जिन्हें वो घर बनाता है। उस इमोशनल वैल्यू के नाते वो भी अपने घर में बहुत नखड़ा नहीं निकालता, वो उसको शुभ अशुभ की निगाह से देखता है कि मैं अपने घर की कितनी बुराई करूं और क्यों करूं। वो बहुत आसान है, भरोसा हो जाता है। क्या देखते हैं, लाइफ लॉन्ग टाइम उसको देखते हैं, या फिर लाइफ स्टाइल देखते हैं, या फिर लोकेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? क्या सोच कर आप प्रोजेक्ट पर काम करते हैं? देखिए, पहली तो लोकेशन ऑब्वियस है, रियल एस्टेट इज़ ऑल अबाउट लोकेशन। हम अगर सही लोकेशन, जो लोकेशन जिस प्रोडक्ट की डिमांड करती है वो नहीं बनाएंगे तो नहीं चलेगा। जैसे कि हम अगर कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की लोकेशन पर लग्जरी बना दें तो वो नहीं चलेगा। लोकेशन इज़ पैरामाउंट इन रियल एस्टेट, बट लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑलवेज रूल्स।
आदमी की कंटिन्यूटी ग्राहक की तब बनती है जब जितने का सामान उसने लिया वो अपने को कभी ठगा हुआ महसूस ना करे, उसकी वैल्यू ना गिरे। और अभी बीच में जैसे आपने एक सवाल पूछा था वो रह गया मेरा जवाब देना कि ग्राहक आज क्या एक्सपेक्ट करता है। तो यहाँ का ग्राहक टाइम पर डिलीवरी एक्सपेक्ट करता है और जो वादा किया था उतना ही एक्सपेक्ट करता है। हालांकि हम उससे हमेशा एक्सीड करके देने का एक हमारा आदत रहा है। देहाती भाषा में बोलूँ तो घलुआ देने की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि सब्जी लेने जाए थोड़ा सा धनिया पकड़ा दीजिए तो उतने में वो खुश है। तो उसी प्रकार से जो वादा हम करते हैं उससे थोड़ा बेहतर दे देते हैं। मुझे आपको आश्चर्य होगा, मैंने यहाँ 1000-1500 यूनिट्स बेची 20 साल से, रेरा का नाम ही नहीं जानता मैं किसी ग्राहक ने। उल्टे उसको मालूम है इनके पास जाएंगे तो कुछ हम पा जाएंगे, रेरा में जाएंगे तो कागजे मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये एक वो घलुआ देने की जो देहाती आदत है, ये अच्छी बात है, यही तो है भरोसा, और भरोसे पर ही तो लोग आते हैं। बिल्कुल। मैं अतुल जी, क्योंकि जो मैंने समझा पूछा आपके बारे में, ज्वेलरी और ज्वेलरी से फिर रियल एस्टेट, तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई, इसके पीछे कैसे? देखिए, हम लोग ज्वेलर्स थे शुरू से, आज भी बेसिकली हम लोग का नेचर ज्वेलर का ही है। जिससे ज्वेलर की एक आदत होती है कि मतलब ज्वेलर का नेचर एक बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि वो हमेशा कुछ और कुछ नया क्रिएट करना चाहता है। उसके अंदर लगता है कि हम क्या चीज़ सोने में तो बहुत कमाई है। कमाई तो हर चीज़ में है, कमाई तो हर चीज़ में है। किसी भी काम को ईमानदारी से किया जाए तो उसमें कमाई है। भगवान कमाई इतनी देता है ईमानदारी के काम में भी कि आपका काम बहुत आराम से चलता है। तो ये ज्वेलरी का था, और ज्वेलरी के बाद जब फैमिली बढ़ी तो लगा कि एक और वर्टिकल होना चाहिए। उस समय लगा कि गोरखपुर में रियल एस्टेट का वर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। ज़्यादातर लोग इलीगल करने वाले थे, लीगल काम करने वाले लोग बहुत कम थे, शोभित कर रहे थे। अदरवाइज ज़्यादातर लोग 90% मार्केट यहाँ पे इलीगल का था। तो लगा कि एक कुछ अच्छी चीज़ गोरखपुर को दी जाए। इसी के साथ हम लोगों ने 2012 में ज़मीन एक्वायर करना स्टार्ट किया, और 2014-15 में हम लोगों ने पाम पैराडाइज को लॉन्च किया था। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे आए प्रोजेक्ट्स, करीब 2500 प्रोजेक्ट्स हम लोग बना के डिलीवर कर चुके हैं। एक अभी 75 एकड़ की टाउनशिप और ला रहे हैं। तो उम्मीद है कि गोरखपुर को जल्दी एक बहुत बेहतर चीज़ देंगे। और शोभित जी, एक बड़ा सवाल होता है कि जिस तरह हम भरोसे की बात कर रहे थे, लेकिन आप हमारे जी मीडिया के मंच से जो लाखों लोगों तक ये वीडियो भी पहुंचेगा, लाइव आप चल रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए एक भरोसा आप कैसे जगाएंगे कि भाई गैलेंट लाइफ स्पेस से जुड़िए, हम आपके सपनों का घर देने का जो वादा करते हैं वो टाइम से करेंगे, और सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि आज के ज़माने में रेरा है तो टाइम वगैरह का तो इतनी बाध्यता है कि उसमें कहीं कोई बाहर जा ही नहीं सकता है, तमाम पेनल्टीज़ हैं। दूसरे, हमने अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर ही ऐसा किया है कि हम उसको टाइम में दे सकें। जैसे वर्तमान में हम लोग कोई बहुत हाई राइज नहीं जा रहे, यही 10 मंजिल 12 मंजिल ग्राउंड +1 के मकान दे रहे हैं। और हम लोग एक नई ट्रेंड ये निकालते हैं कि काफ़ी काम करने के बाद हम जाते हैं मार्केट में, मतलब लैंड लेने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद, सड़क नाली या बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद हम जाते हैं मार्केट। तो उससे हमको एक तरह से हैंडीकैप मिल जाता है, रेरा का भी डर रहता है और ग्राहकों के प्रति अपने अनवरत चल रहे भरोसे को भी न टूटने दें। इसलिए हम लोग एक कम से कम 1-2 साल पहले काम करके और तब जनता के पास जाते हैं। जैसे यहाँ मेडिसिटी चल रही है साल भर से, अब हम आएंगे महीने 2 महीने बाद। इसी प्रकार से और भी जो प्रोजेक्ट हैं, 1-2 प्रोजेक्ट तो हमने पूरा करके सामने आए कि कंप्लीशन करके तब सामने आए। तो जो कस्टमर्स रहते हैं वो सेटिस्फाइड है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ रियल एस्टेट में आजकल कॉम्पिटिशन्स भी बहुत हैं, और इसमें क्या मतलब गोरखपुर में किस तरह, दिल्ली एनसीआर जैसा देखें, वहाँ से कोई कंपटीशन रखते हैं, ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपके पास? मैं पर्सनली कभी कंपटीशन को वो नहीं, कंपटीशन ही नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ शहर उड़ेगा, हमको हमारा हिस्सा मिलेगा। वी हैव आवर ओन प्लेस एंड वी बिलीव वी आर द बेस्ट। हम जिस सेगमेंट को सर्व करते हैं वो थोड़ा अपर सेगमेंट का है। हमारा आज भी मानना है थियोरेटिकली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हाउसेज, LIG हाउसेज और मिनी MIG प्राधिकरण और आवास विकास का काम है, ये उनको करना चाहिए। HIG को हम ही बेहतर सर्विस दे सकते हैं, तो उनको हम बनाते हैं। हम बेहतर बनाते हैं, बेस्ट बनाते हैं। हमको बहुत विश्वास है कि वो हम सुंदर अच्छा बाहर से सीख कर लेते हैं, इसलिए हमको कोई कंपटीशन महसूस नहीं होता। अतुल जी, क्योंकि आप ट्रस्ट पे विश्वास रखते हैं, लेगेसी पे विश्वास रखते हैं, तो अगर रियल एस्टेट की बात करें, सबसे क्रिटिकल क्या होता है ट्रस्ट बनाने के लिए? मुझे नहीं लगता है कि ट्रस्ट बनाने के लिए कुछ भी क्रिटिकल है। आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं, आपका कमिटमेंट फुलफिल होना चाहिए।
अगर आपने कमिटमेंट किया है कस्टमर को ये देने का, जैसा शोभित ने कहा घलुआ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप जो कस्टमर को कमिट कर रहे हैं, अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो ट्रस्ट हमेशा दिखता है। और हमको लगता है कि ट्रस्ट बनाना एक जर्नी है। आप एक एक चीज़ करके जब आप अपना कमिटमेंट फुलफिल करते जाते हैं तो आपका ट्रस्ट अपने आप बनता जाता है, और ये ट्रस्ट आपको जीवन का हर पहलू में पे ऑफ करता है। सर, इसमें एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, इससे रोजगार लोग कैसे जुड़ रहे हैं आपके ग्रुप के साथ? क्योंकि ये सिर्फ आप सर्विस तो दे रहे हैं, लेकिन लोग भी जाहिर सी बात है दोनों ही सेक्टर्स में जुड़ रहे होंगे। रियल इस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और ख़ास करके उस वर्ग के लिए भी जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेबर क्लास है, जिसको और कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता है, उसको भी एक ऐसे वेज मिलते हैं कि वो अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकता है। तो रियल इस्टेट सेक्टर, टेक्नोलॉजी बहुत आगे, मशीनें बहुत यूज़ हो रही हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट बहुत एम्प्लॉयमेंट होता है जनरेट इससे। लेबर जो बनाते हैं, जो इंजीनियर्स इसको काम कराते हैं, जो ब्रोकर्स हैं जो इसकी मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, सबको देखा जाए तो हर अलग अलग लेवल पे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट। चलिए सर, हाँ, आप रखना चाह रहे थे कुछ? हाँ। बहुत गोरखपुर जैसे शहर में बहुत अच्छी तनख्वाह पे आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए आदमी नहीं मिलते हैं। मुझे MEP इंजीनियर चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स चाहिए, या मुझे एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स चाहिए। यहाँ पर इतना जनरेशन है एम्प्लॉयमेंट का कि यहाँ मिलते नहीं है। तो इसलिए आप ये भी मानते हैं कि अब जो यहाँ के चाहे पूर्वांचल के लोग हैं वो अब उधर नहीं जा रहे हैं दिल्ली या कमाने, अब यहीं आप रोक पा रहे हैं? एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जो पलायन होता था नौकरी के लिए वो नहीं जाना पड़ रहा है, वो आप देखते हैं? कम है, कम हुआ है पहले से। कुछ बड़े शहर की चमक ज़रूर है। मेरा मानना है एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में इतना काम यहाँ नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, तो फिर वहीं की लाइफस्टाइल के आदी होकर वहीं बस जाते हैं। चलिए धीरे धीरे हम अब चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। मेरा शोभित जी आपसे सवाल, क्योंकि शोभित जी सपने देखते हैं, और क्या सपना है अब आगे का? आप बिल्कुल सपने देखते हैं। कुछ भी जो बेहतर बाहर बन रखा है, मेरा ये मानना रहता है कि वो गोरखपुर कैसे लाया जाए, कैसे बेहतर ब्रांड, बेहतर मेडिकल। मैं एज अ कैटलिस्ट बिना ब्रांड दिए अपने इस तमाम जानकारी, अनुभव और संपर्क को गोरखपुर में संस्थाओं को लाने में बहुत सुख मुझे मिलता है। ये जितने ये मतलब 5 स्टार होटल का ब्रांड आ जाए, तो हमारा ब्रांडेड हॉस्पिटल आ जाए, कोई ब्रांडेड स्कूल आ जाए, हर सेगमेंट में गोरखपुर के विकास में ही मेरा सुख है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। ठीक है सर, ये भी एक सवाल कि इस अगर हम जैसे युवाओं की बात कर रहे थे, क्या इसमें युवा जुड़ रहे हैं, इस एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आ रहे हैं? और अगर आगे आना चाहते हैं तो उसको उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अब धीरे धीरे सरकार की बात करें तो सरकार भी कोशिश कर रही है कि लोग जो युवा हैं वो बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन इस सेक्टर में आने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा भैया ने कहा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट छोड़कर इंटीग्रिटी पर ध्यान दें। जो वादा करें वो पूरा करें। गलतियां होंगी, उनसे नहीं घबराने की बात है, बट फेस और कोई ऐसा काम ना करें जो कि इलीगल हो, ऑटोमेटिक जगह बन जाएगी। यही सवाल अतुल जी, क्योंकि आपने ज्वेलरी से शुरुआत की, आपने बताया कि आपका पैतृक काम रहा, धीरे धीरे फिर आप रियल एस्टेट में आ गए, तो अब क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं अपने इस ग्रुप के लिए? आगे का क्या रोड मैप आपने खींचा है? देखिए, अभी तो हम लोगों का लक्ष्य ज्वेलरी को लेके है कि ज्वेलरी में हम लोगों को चेन ऑफ स्टोर्स में जाने हैं। हम लोगों ने फ्यूचर के में 50 स्टोर तक का टारगेट लिया हुआ है, यूपी, बिहार और उत्तराखंड को लेके। रियल इस्टेट में अभी हमारा फोकस गोरखपुर है, क्योंकि मेरे को लगता है कि गोरखपुर में इटसेल्फ अभी बहुत काम है, बहुत काम है। तो अगर गोरखपुर में इतना काम है तो अभी तुरंत पे गोरखपुर के बाहर जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं लगती है। गोरखपुर में भी काम का स्कोप बहुत है, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग बहुत आके बस रहे हैं, और गोरखपुर अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं। और इसी के साथ में गोरखपुर के साथ हम लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं, गोरखपुर और पूर्वांचल के साथ। तो लगता है कि गोरखपुर को क्या और बेहतर दे सके। अतुल जी, अभी हम देख रहे हैं कि सरकार पूरी ताकत लगा रही है निवेशकों को लाने के लिए यूपी में, और वो बहुत सारी चीज़ें बदली। अगर 2017 से आप देखते हैं तो जो बाहर निवेशक हैं, जो खासकर यूपी के, वो बाहर निवेश कर रहे हैं, या जो बाहर के निवेशकों को मैं आज एज ए बिजनेसमैन, आप उनसे क्या कहेंगे कि भैया आइए, आप यूपी बदल रहा है और यहाँ अच्छा निवेश करिए? बिल्कुल,
और मेरे ख्याल से ऐसा हो भी रहा है। निवेशक यूपी में बहुत आ रहे हैं। आप देखिए कि यूपी पूरा बदल रहा है। गोरखपुर में इंडस्ट्रीज इधर कितनी लगी हैं, क्योंकि लोगों को अब दिखने लगा है कि यूपी एक उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ अपने आप आ रहे हैं लोग। यही सवाल मेरा आपसे। बिल्कुल, गोरखपुर में गोरखपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में हर सेगमेंट में निवेश हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स आ रहे हैं, पूरा लैंडस्केप बदल रहा है एजुकेशन का और सबका। एक चीज़ और मैं जो देखता हूँ, मैं बहुत सारे बिजनेसमैन से बात करता हूँ, हालांकि बहुत चीज़ें बदली, क्योंकि हर कोई बिजनेसमैन है, चाहे आप कोई भी बिजनेसमैन है, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ा हो या हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हो, वो चाहता है कि सिंगल विंडो सिस्टम हो, क्योंकि आपको अधिकारियों के चक्कर ना लगाने पड़े। तो उस सिस्टम में, क्योंकि उस सिस्टम में कहीं ना कहीं बिजनेसमैन परेशान हो जाता है, वो चीज़ कितनी बदलती नज़र आ रही है? काफ़ी स्ट्रीमलाइन हुई है ऑनलाइन होने के बाद। और मतलब मैं इस मंच से कहना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में जितनी क्लीनिनेस हमारे सेक्टर में आई है, ये अनपैरेलल है। मैं पूरे देश का जानता हूँ, विभिन्न राज्यों में जो चलता है, हमारा जो रियल एस्टेट डोमेन है ये काफ़ी बदनाम है, ये अनुमति लेने में और एनओसीज लेने में और इन सब में बड़ा। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि यूपी बेस्ट है पूरे देश में। यूपी में सबसे कम परेशानी है, मतलब है पूरी। यहाँ मतलब देखिए, ये चीज़ें तो बदल होंगी रही। ही, ये ज़ीरो कैसे हो सकता है, क्योंकि सैकड़ों काम होते हैं, उनमें से कुछ कमियां होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, तो वो तो परेशानी नहीं कही जा सकती। लेकिन मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश का सिस्टम सबसे क्लीन है। यानी बदल रहा है यूपी। अब बिल्कुल इतना बदला है। ये बढ़िया, अच्छी बात है। देखिए, जोरदार, क्योंकि यूपी की छवि आप सभी जानते हैं, कोई अपराध की छवि से देखता था, कहते भैया देर रात आप नहीं निकल सकते, और आज हम भी आए तो देर रात ही पहुंचे, तो कोई ऐसा डर है नहीं। और वो चीज़ें वाकई में बदली हैं। और कानून व्यवस्था, मैंने अमूमन देखा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकारें गिरती हैं, लेकिन यहाँ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार दोबारा आई थी। अतुल जी, मेरा ये सवाल है, क्योंकि अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा टैरिफ बढ़ा अमेरिका में, जो छोटे व्यापारी हैं वो भी परेशान हुए, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, और छोटे व्यापारियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब ग्लोबली असर पड़ता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो छोटा व्यापारी होता है, तो ऐसे में आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ तो सोचने की बात है कि अब इस समय छोटे व्यापारियों को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी तब होगा कि जब वो लोग यूनाइट होके खुद एक बड़ा ग्रुप बनाएं, क्योंकि अब बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे कर पाना सर्वाइवल के लिए पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब बड़े बड़े ग्रुप्स आ गए, आज अगर मानिए कि बड़े बड़े हाइपर स्टोर्स आ गए, बड़े बड़े हाइपर मार्ट्स आ गए, जिसमें आदमी एक एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में, साफ सुथरे एटमॉस्फेयर में उसको ग्रॉसरी और बाकी सारी चीज़ें मिल जा रही है, तो कोई सड़क के किनारे ठेले खोमचे से सब्जी खरीदना अगर उसका पैशन नहीं हो तो कोई क्यों को जाना चाहेगा? तो अब ये तो पॉसिबल तभी है कि वो भी छोटे छोटे व्यापारी अगर एक साथ यूनाइट होके उसी के बराबर का कोई एक बड़ा यूनिट क्रिएट कर सके, तो ही हो सकता है सर्वाइवल। सर, एक और सवाल ऑनलाइन से रिलेटेड है मेरा, अतुल जी, कि आजकल लोग ऑनलाइन भी बहुत ज्वेलरीज मिल रही हैं, लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, लेते भी हैं। तो ये जो ऑनलाइन है और जो पहले जैसे चल रहा था जो सिस्टम, उसमें कितना फ़र्क आया है, और किस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता है एक कस्टमर? ज्वेलरी में ऑनलाइन हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी एक शौक की चीज़ है, एक इन्वेस्टमेंट भी है गोल्ड। आप ऑनलाइन अगर एशप्रा से अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो सामने वाले को ट्रस्ट हो सकता है कि हम एशप्रा से खरीद रहे हैं, लेकिन वो फील जो एक ज्वेलरी को हाथ में लेकर आता है, एक महिला को उसको गले में लगा कर आता है, वो चीज़ ऑनलाइन से नहीं आ पाता है। तो उस सेटिस्फैक्शन के लिए अभी भी ज्वेलरी ऑनलाइन में, बहुत छोटी छोटी ज्वेलरी की तो बात अलग हो गई, अदरवाइज जो मेन इंपॉर्टेंट ज्वेलरीज है वो अभी ऑनलाइन बहुत सक्सेसफुल नहीं है। और अभी सोने की क्या बात करें, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि अभी सोना ले लो, आगे आने वाले दिनों में महंगा होने वाला है, क्योंकि एक आप अच्छी राय देके जाइए एक भैया, चीज़ है, सोने में हाँ। अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्योंकि अब- आप तो अब ज्वेलर है शादियों और के पुराने सीजन ज्वेलर। स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए, पूरा वर्ल्ड जिस टर्मोइल सिचुएशन में गुजर रहा है, उस टर्मोइल सिचुएशन में गोल्ड और सिल्वर ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट लोगों को लगता है। जितने भी वर्ल्ड वाइड बैंक्स हैं वो भी अपने पास गोल्ड का रिजर्व बढ़ाते जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ डॉलर। तो अभी तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमिंग ईयर में 20% ग्रोथ और आनी चाहिए। लेकिन मेरे मेरे एक और सवाल इस पर मैं शोभित जी आपसे मैं जानना चाहूँगा।
और देखिए इस बीच हमारे बीच पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी आ गए, बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। रवि किशन जी भी आ गए, सांसद हैं गोरखपुर के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, क्योंकि गोरखपुर की उड़ान में इन लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और सबसे बड़ी बात है मंत्री जी तो आज गोरखपुर महोत्सव का आगाज भी करके आ गए, तो चर्चा की हम शुरुआत उनसे भी करेंगे। मेरा क्योंकि हम धीरे धीरे अब चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है, तो मेरा सवाल आपसे, क्योंकि शोभित जी, क्योंकि अगर हम जो देख रहे हैं आज के स्ट्रक्चर, किस तरह की डिमांड ज़्यादा हो रही है आज के, अगर रियल एस्टेट के अंदर देखें तो वो सबसे ज़्यादा डिमांड किस तरह की आ रही है? रियल एस्टेट की मूल डिमांड आवासीय होती है, आवासीय के इर्द गिर्द ही बाकी सब आता है। जितने आवास होंगे फिर उसी के सापेक्ष व्यावसायिक मांगा जाएगा, उसी के सापेक्ष स्कूल मांगा जाएगा, तो मूलभूत डिमांड हमेशा आवासीय होती है। और उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सबके सर पर छत हो, क्या फलीभूत होता दिख रहा है। प्राधिकरण ने पिछले साल 2 साल में 2000 मकान दिए हैं, 2000 और दे रहा है। जैसा मैंने बताया कि EWS, LIG, मिनी MIG देने का काम प्राधिकरण कर रहे हैं और हम लोग HIG को सर्विस कर रहे हैं। जब आवास हो जाएंगे तो उसके पीछे पीछे व्यावसायिक, फिर इंस्टीट्यूशनल सभी धीरे धीरे आता है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे, और संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्योंकि गोरखपुर की उड़ान हम लिख रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि गोरखपुर की वाकई में उड़ान बहुत तेजी के साथ है, और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत और सुधार की जरूरत है, तो सांसद जी भी हैं, पर्यटन मंत्री जी भी हैं, तो उनको बता दीजिए कोई शिकवा शिकायत हो तो। गोरखपुर की उड़ान बहुत तेज है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दूं कि गोरखपुर में ज़मीन के रेट लखनऊ से बेहतर हैं, यहाँ पर अवसर लखनऊ से बेहतर हैं, और हम 100 किलोमीटर के दायरे से और नेपाल बिहार तक सर्विस देते हैं। गोरखपुर की पूरी उड़ान है। अतुल जी, यही सवाल आपसे। गोरखपुर की उड़ान कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, मगर मेरा अभी भी मानना है कि 100% परफेक्शन कभी नहीं होता है, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि जो ये उड़ान है इसमें सुधार आगे अनवरत चलता रहेगा। चलिए सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपके भविष्य की जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप आए और आपने अपनी अपनी बात रखी कि वाकई में गोरखपुर में कितना काम हुआ है, गोरखपुर में कितना बदलाव हुआ है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये तो होम टाउन है, ऐसे में तो यहाँ और चीज़ें बदली हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि हमारे बीच इस वक्त माननीय पहुंच चुके हैं जयवीर सिंह जी, जो पर्यटन मंत्री हैं, और सांसद रवि किशन जी। एक बार बहुत ज़ोर से तालियां हों, क्योंकि अब जोश होना चाहिए कार्यक्रम में, और क्योंकि अब हम विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और दीप प्रज्वलन के साथ। तो आज हम गोरखपुर की उड़ान की बात कर रहे हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर रियल एस्टेट की बात हुई, ज्वेलरी की बात हुई, यानी कि सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे पर हमने चर्चा की है। लेकिन अब कुछ राजनीतिक विषय के बारे में भी चर्चा करेंगे, और ख़ास तौर से विजन 2047 को लेकर और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर की बात करेंगे। गोरखपुर किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ये तो सब जानते हैं, लेकिन और क्या गोरखपुर को सौगात मिलने वाली है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये तमाम अहम विषय होंगे आज हमारे इस मंच पर, और मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि अपने मंच, अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी माननीयों को, और बाकी सब अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि हम विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करने जा रहे हैं। तो सभी लोग अपनी सीट ले लें। तो कई विषयों पर चर्चा होगी, और मैं बुलाना चाहूँगी माननीय जयवीर सिंह को, प्लीज़ आए मंच पर, और सांसद रवि किशन जी को भी, और आउटपुट हेड जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रंजेश शाही जी को। सर प्लीज़ आएँ। और साथ में मैं बुलाना चाहूँगी HPG के इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर से अतुल सराफ जी से, प्लीज़ आप भी आएँ, और शोभित मोहन दास जी आप भी प्लीज़ आएँ मंच पर, और विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं दीप प्रज्वलन के साथ, क्योंकि दीप प्रज्वलन वो कार्यक्रम भगवान को याद करने का, और ये कार्यक्रम सफल रहे, इसी के साथ शुरुआत विधिवत तरीके से दीप प्रज्वलन के साथ। विधायक जी को भी मैं बुलाना चाहूंगी, प्लीज आ जाइए।
मुझे जानकारी नहीं थी आपके बारे में, आप आ गए हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगी जयवीर सिंह जी, प्लीज़ सर आप मंच पर रहें, और सांसद जी और विधायक जी प्लीज़ आप सीट ले लें। ये जो कार्यक्रम हमारा हो रहा है, जिनकी वजह से हो रहा है, उनको सम्मानित करने का वक्त आ गया है, और मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी सांसद जी को। रवि किशन जी प्लीज़ मंच पर आएँ, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं उनको सम्मानित करने का वक्त है। प्लीज़ मंच पर आएँ, और साथ में आउटपुट हेड जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रंजेश शाही जी को भी मैं बुलाना चाहूँगी, प्लीज़ मंच पर आएँ। और मैं बुलाना चाहूँगी बहुत जल्दी, क्योंकि समय कम है रवि किशन जी के पास, HPGK इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर के अतुल सराफ जी को, प्लीज़ आएँ और उन्हें सम्मानित करें। अतुल सराफ जी जो एक लेगेसी लेकर 1940 से लगातार चले आ रहे हैं, और एक ट्रस्ट, विश्वास और कंसिस्टेंसी, ये नाम है